जो हमारा टॉपिक है आज ये है प्रेपोजिशन का। अब इससे पहले प्रेपोजिशन के बारे में आपको बता देता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना। ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक है प्री, ये देखो प्री जिसका मतलब होता है पहले, और दूसरा वर्ड है पोजीशन जो कि यहां पे लिखा हुआ है पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है? स्थान या स्थिति। प्रेपोजिशन आर रिलेटिंग वर्ड्स, रिलेटिंग वर्ड्स। रिलेट करना मतलब क्या होता है? संबंध करना, संबंधित शब्द है ये। प्रेपोजिशन क्या है? इसका मतलब क्या है? शब्द को मिलाने वाला, काम करने वाला। ये क्या करता है? ये संबंध बताता है। एक नोट करने वाली चीज क्या है कि आप जो भी सेंटेंस बनाते हो, मैंने आपको एक चीज बताई हुई है, सेंटेंस तो मेजर रूल क्या होता है कि आपका सब्जेक्ट होगा, फिर आपकी वर्ब होती है, और फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो आज जो आप पढ़ने वाले हो ना, वो इस टॉपिक को पढ़ने वाले हो, इसको। ऑब्जेक्ट में क्या क्या होता है ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। जरा एक सेंटेंस देखिए, मैं लिख रहा हूं यहां पर। ठीक है, मान लीजिए मैंने लिखा आई एम एट होम, मैं घर पर हूं। ध्यान से देखो, मैंने बोला यू इन ऑफिस, आप दफ्तर में हो। शी इज इन द बेड, वो बिस्तर में है। ध्यान से देखते जाओ, एक और लिखता हूं, देखो ध्यान से। शी इज ऑन द बेड, दोनों का मतलब सेम है, वो बिस्तर पे है। बिस्तर पे है, बिस्तर में है, बट फर्क है। ध्यान से देखते जाओ, यहां पर आप देखोगे कि जो आई है, यू है, ये जो आप देख रहे हो ना, आई यू, ये जो है, ये क्या है? ये है आपके इस सेंटेंस के सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो टुकड़ा है ये क्या है? ध्यान से देखो, ये जो टुकड़ा है ये है आपकी वर्ब। कौन सी वर्ब है? अगर आपकी सोच अच्छी है तो ये हेल्पिंग वर्ब है। इसे टाइम ऑफ वर्ड्स भी बोलते हैं मेरे इस कोर्स के अंदर। इसके बाद ये जो लास्ट में बच रहा है ना, ये देखो आप, आज आपकी क्लास ये है। आज आपको ये समझ में आने लगेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें होता क्या है, ध्यान से सुनो। यहां पर आप देखो तो ये एट क्या कर रहा है, यहां पर आप देखो तो ये इन क्या कर रहा है, इधर आप देखो ये इन क्या कर रहा है, और इधर आप देखो ये ऑन क्या कर रहा है। बस ये है कॉन्सेप्ट, और इन्हीं को बोलते हैं प्रेपोजिशन। क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन। तो आई होप आपको ये सबको समझ में आ गया होगा कि आज आप पढ़ने क्या वाले हो, व्हाट इज योर टॉपिक टुडे एंड व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इन दिस क्लास। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, about the preposition, कि preposition का what is the role of the preposition in a particular sentence, और ये सेंटेंस के अंदर ये करता क्या है। तो ये जो preposition है, इनके इधर जो लिखा हुआ है ये सब है ऑब्जेक्ट। आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट, खुल के बताओ। खुल के बता देता हूं। अब ये खोल के तो नहीं बताऊंगा, खुलकर बता, दिमाग खोलकर बताऊंगा। आप ध्यान से सुनो क्या होता है। इस दुनिया में कोई भी चीज जो आपको अपनी आंखों से दिखाई दे रही है, वो सब ऑब्जेक्ट भी है। क्या है? वो सब चीज जो आपको, अभी आप आंख खोल लो और देख लो क्या क्या दिख रहा है तुम्हें। ये जो कुछ भी दिख रहा है ये सब ऑब्जेक्ट भी है। जैसे बेड, अगर घर पे बिस्तर है तो वो भी, ऑफिस दिख रहा है तो वो, घर है तो वो, ये लाइट दिख रही है तो ये, कार दिख रही है तो वो, पलंग दिख रहा है तो वो, ये सब क्या है? ये सब ऑब्जेक्ट है। अगर बाहर सामने खड़ी हुई आपकी मम्मी आपको दिखाई दे रही है तो आप ये मत कहना वो ऑब्जेक्ट है, बट ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ सकती हैं। ठीक है, इसीलिए आपको ये प्रेपोजिशन को समझना जरूरी है। अब ये प्रेपोजिशन कर क्या रही है, ध्यान से देख लो। शी मतलब एक लड़की। ध्यान से देखो, ध्यान से, बहुत लंबी क्लास है, बहुत लंबी, खोपड़ी खुल जाएगी आज। क्योंकि जब आप इंग्लिश बोलना, या देखो जब बोलना सीखोगे ना, तो वहां पर तो आपको ये सब कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये मान लो एक लड़की है, और इस लड़की का मैंने नाम क्या रखा है? इस लड़की का कोई नाम मुझे पता ही नहीं है, मैं इसे क्या बोल रहा हूं? मैंने बोला वह। क्या बोला? वह। तो वह की इंग्लिश क्या होती है, ये तो आपने मेरे कोर्स में सीख लिया होगा। वह एक लड़की के लिए हम लगाते हैं शी, मैंने शी लगाया। और ये रहा इसका बिस्तर, ये रहा इसका बिस्तर। ये प्रेपोजिशन भाइयों ऐसे ही समझ में आएगी, बहनों ध्यान रखना, ये प्रेपोजिशन को ऐसे ही। ये है इसका बेड। क्या है? ये इसका बेड है। ठीक है, बैड नहीं, बैड मत तो बुरा होता है, BAD बैड नहीं, बेड, बेड। ठीक है, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आता है तो उच्चारण ए का होता है, और ये शॉर्ट वॉल साउंड होता है, बेड, इसे बेड बोलते हैं, और वो क्या होता है? बैड। ठीक है, तो बेड, बेड मतलब बिस्तर। अब इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में एक ही फर्क है। क्या फर्क है? यहां पे लगा हुआ है इन, और यहां पे लगा हुआ है ऑन। कर क्या रहा है ये यहां पर बैठ के? प्रेपोजिशन का काम क्या है?
प्रपोजिशन का एक काम तो पता है ना आपको कि ये संबंध बनाता है। क्या बनाता है? संबंध। अब सवाल यह है संबंध बना किसका रहा है? तेरा और मेरा बना रहा है क्या? बना सकता है, ये स्टूडेंट और टीचर का संबंध बना सकता है, सेंटेंस होना चाहिए बस वैसा। अब देखो यहां पर ये संबंध बना रहा है इस लड़की का इस बिस्तर से संबंध। अब संबंध क्या? ध्यान से सुनो। अगर ये लड़की बिस्तर के ऊपर है और इसने चादर नहीं ओढ़ी तो ये बोलेगा शी इज ऑन द बेड, मतलब वो बिस्तर पर है। ध्यान से सुनना, ऑन द बेड। लेकिन अगर ये लड़की चादर ओढ़ ले या ये रजाई ओढ़ ले तो इसकी गर्दन गर्दन आपको दिखाई देगी, और कई बार तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ये पूरी, कुछ लोग अंदर भी सोते हैं पूरा मुंडा करके। कोई सोता हो तो बताना कमेंट करके कि सर मैं सोता हूं। कुछ लोग बिल्कुल अंदर सो जाते हैं। उस केस में अगर ये अंदर चली गई, छुप गई, तो इन आ जाएगा, इन द बेड। ठीक है, और दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है, ध्यान रखना। आई एम इन द बेड, मैं बोलूंगा आई एम इन द बेड, वो तब जब मैं रजाई पूरी ओढ़ लूंगा या रजाई ओढ़ के अपने शरीर को ढक लूंगा, तो आई एम इन द बेड। लेकिन अगर मैं बिस्तर पर हूं लेकिन बैठा हूं, या बिस्तर पे बैठ के कुछ खा रहा हूं, या बिस्तर पे बैठ के टीवी देख रहा हूं, तब मैं बोलूंगा आई एम ऑन द बेड। अब यहां पर इस इन ने, सोचो इस लड़की को कहां पहुंचा दिया और इस ऑन ने कहां पहुंचा दिया। तो प्रेपोजिशन का रोल क्या है उसके लिए अब आ जाओ आप यहां पर। तो यहां पर प्रेपोजिशन का रोल क्या है, ध्यान से समझो। कह रहा है प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होता है। अभी देखा था आपने, बेड आया था ना बाद में, तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होगा। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट होगा। तो क्या क्या रूल बनेगा? प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस में होता है। किसी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए, अब ध्यान से सुनो, ये जो ऑब्जेक्ट है कुछ भी उठा के मत लगा देना, ध्यान से सुनना। किसी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए उस वर्ड का, उस शब्द का नाउन या प्रोनाउन होना बेहद जरूरी है। या तो वो नाउन होगा, या फिर वो प्रोनाउन होगा, और या फिर वो जेरेंड होगा। ये या फिर वो जेरेंड होगा। अब ये ना थोड़ी डीप है ग्रामर, यहां पर आपको शायद हो सकता है जेरेंड, यू डोंट नो अबाउट द जेरेंड, बट ये वेरी सून आई एम मेकिंग अ वीडियो एंड आई विल अपलोड द वीडियो इन दिस कोर्स। बट यहां पर ये जेरेंड, समझ लो जेरेंड क्या है, सिर्फ नाम याद रखो जेरेंड होता है। ठीक है, तो अगर प्रेपोजिशन के बाद कोई ऑब्जेक्ट हुआ तो वो ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन होगा। नाउन क्या? इस दुनिया की कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे अभी बेड था, ऐसी कार हो सकती है, ऑफिस हो सकता है, ये मोबाइल फोन हो सकता है, ये एप्पल का फोन हो सकता है, ये ट्यूबलाइट हो सकती है, ये एसी हो सकता है, मैं खुद हो सकता हूं, कोई भी हो सकता है। या तो कोई नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो फिर नाउन की जगह पर रिप्लेस करके लग जाते हैं। जैसे मेरा नाम क्या है? मिलाप, तो मैं मिलाप नहीं लगाऊंगा, मैं मिलाप का प्रोनाउन कर दूंगा। मिलाप का प्रोनाउन क्या है? मैं क्या हूं? लड़का, तो मेरे ही, हिज, हिम, है ना। अगर मैं बोलता हूं आई लव यू या यू लव मी, तुम मुझसे प्यार करते हो, यू लव मी, ये जो मी आया ये क्या है? ये है प्रोनाउन। तो वर्ड जो है, किसी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए उसको या तो नाउन होना पड़ेगा या फिर प्रोनाउन होना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो किसी भी प्रेपोजिशन के बाद आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, वो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब यहां पर देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स सो दैट इट विल बी इजी टू मेक यू अंडरस्टैंड। जस्ट हैव अ लुक हियर। आई एम मतलब मैं हूं। आई एम मतलब मैं हूं। क्या हूं? मार्केट। अब अगर मैं ये बोलूं आई एम मार्केट, अगर मैं बोलूं आई एम मिलाप, ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं आई एम मिलाप तो मेरा मतलब क्या है? मैं बोल रहा हूं मैं मिलाप हूं, मतलब मैं मिलाप हूं, मेरा नाम मिलाप है, आई एम मिलाप। ठीक है, क्या मैं ये बोल सकता हूं आई एम मार्केट, मैं मार्केट हूं? ये बोलते हैं हम। आई एम कार, आई एम टीवी, आई एम एसी, क्या मैं ये बोल सकता हूं आई एम टेबल, आई एम बेड? नहीं। इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए आपको प्रेपोजिशन को बीच में घुसाना पड़ेगा, जो ये बताएगा ये आई जो है, ये प्रोनाउन जो है, इसका इस नाउन से क्या रिलेशन है, इस मार्केट से क्या रिलेशन है। ये आई मार्केट, आई और मार्केट क्या, तो इस इन ने ये बताया कि मैं मार्केट में हूं। और प्रेपोजिशन का काम होता है कि वो यहां पर बैठे सब्जेक्ट का यहां पर मार्केट से यानी कि ऑब्जेक्ट से रिलेशन बताता है। तो जब भी आप कोई इंग्लिश में सेंटेंस, इंग्लिश में बात करते हो किसी से, तो वहां पर आपका जो सब्जेक्ट होगा वो अपने ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन बनाने के लिए कोई ना कोई वर्ड आपको लगाना पड़ेगा, और जो वर्ड आप लगाते हो दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन।
ठीक है, वो होता है प्रेपोजिशन। अब जैसे ये देखो, इसकी हिंदी पहले बता देता हूं, वह है मेरे साथ, ये लिखा हुआ है, वह है मेरे साथ। अगर मैं ये लिख दूं, ध्यान से देखो, अगर मैं ये लिख दूं शी इज मी, तो ये सेंटेंस सही नहीं है। शी इज मी, वह मुझे है, ये क्या हुआ, वह मुझे है, वह मुझे नहीं है, वह मेरे है, नहीं, वह मेरे साथ है। और इस साथ के लिए हमने इंग्लिश लगाई विथ। विथ मतलब होता है जब कोई हमारे साथ होता है। तो यहां पर विथ के बाद क्या लगा हुआ है, मी। और मी क्या है, मी है आई का पार्ट, आई माई मी, यू योर यू, दे देयर देम, ही हिज हिम, शी हर हर। याद है क्लास नंबर 4 5 में ये सब सीख के आए हो आप, क्लास नंबर 10 तक ये वीडियो पड़ी हुई है, याद है ना, आई माई मी की टेबल। यहां पर ये मी क्या कर रहा है, ये आई की जगह पे लगा हुआ है ऑब्जेक्टिव पार्ट के अंदर, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो शी इज, वह है विथ मी, यहां पर ये विथ क्या है, ये विथ एक प्रेपोजिशन है जिसने शी का और मी का रिश्ता बताया कि शी और मी इस वक्त साथ हैं, कहीं पे भी हो, चाहे पार्क में है तो भी साथ है, कार में बैठे हैं तो भी साथ है, कमरे में है तो भी साथ है, और अगर मूवी देखने गए हैं चुपचाप तो भी एक दो सीट पे ही बैठे हुए हैं, दोनों साथ में हैं। इसका मतलब क्या हुआ, शी इज विथ मी, वह मेरे साथ है, इस विद ने बताया। विद हटा दो, गेम खत्म, आगे चलो। अब ध्यान से देखना, ही स्लिप्ड, वह फिसल गया, ही स्लिप्ड, वह फिसल गया। कहां पे फिसल गया, स्टेयर्स, द स्टेयर्स, द स्टेयर्स, स्टेयर्स मतलब सीढ़ियां। आपके घर में पहली मंजिल है, दूसरी मंजिल है, ऊपर कैसे चढ़ते हो, सीढ़ियों से चढ़ते हो और सीढ़ियों से उतरते हो, है ना, या फिर लैडर्स होंगी। तो वो जो स्टेयर्स है, ही स्लिप्ड, वह फिसल गया सीढ़ियों से या सीढ़ियों पर से। इसके लिए वर्ड लगा हुआ है ऑफ, और ये भी एक प्रेपोजिशन है, और इसका मतलब होता है दूर हो जाना, दूर क्या कर देना, दूर कर देना, दूर हो जाना। तो ही स्लिप्ड, वह फिसल गया ऑफ द स्टेयर्स, मतलब सीढ़ियों से फिसल के चला गया दूर। तो ये ऑफ मतलब उस सीढ़ियों से दूर चला गया, ये समझ रहे हो, ऐसे बनाए ये सेंटेंस, ठीक है। आगे देखो, द बुक, किताब है, किताब है, किताब है, द टेबल। अब मैं बोलूं द बुक इज टेबल, यानी कि किताब ही टेबल है, मैं ये बोल रहा हूं द बुक इज टेबल, तो सेंटेंस गलत हुआ। किताब का रिश्ता टेबल से पता नहीं चल पाया, लेकिन जैसे ही मैंने लगाया द बुक इज ऑन, और ऑन के बाद मैंने एक वस्तु लगाई जो कि नाउन है, ये सब नाउन है, जो भी इन, विद, ऑफ और ऑन के बाद लगाए वो या तो कोई नाउन है, कोई दुनिया की कोई चीज, टेबल है, कार है, ये पेन है, कुछ ना कुछ कोई चीज है, या फिर किसी बंदे की जगह पर आने वाला वर्ड है जो कि प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या लगा हुआ है, टेबल लगा हुआ है। तो इस किताब का टेबल से रिश्ता बताया कि टेबल ना, ये टेबल जो है ना, टेबल, इस टेबल पर है किताब, टेबल के ऊपर रखी हुई है, इसको बताया इस ऑन ने। अब सवाल ये आता है कि है कितने ये, चार तो यही मिल गए, 1 2 3 4, तो ये है कितने और ये कैसे कैसे यूज किए जाते हैं। एक बात याद रखना, अगर आप प्रेपोजिशन को उनकी हिंदी से याद करते हो तो मारे जाओगे। सारे सुन लो, सारे जितने भी यहां पे बैठे हैं, ठीक है, जितने भी बैठे हो सारे सुन लो। अगर आप प्रेपोजिशन को उनकी हिंदी से याद करोगे तो आपका सेंटेंस 99.999% गलत होगा और आप गलत इंग्लिश ही बोलोगे। बंदा कार के अंदर बैठा होगा, आप उससे कार के नीचे बैठा दोगे। बंदा कार में बैठा होगा, आप कार के ऊपर बैठा दोगे, या कार के पीछे, या उसको आगे बोनट पे बैठा दोगे, अगर गलत प्रेपोजिशन लग गई तो। इसीलिए इसको समझकर लगाना होता है वाक्य के अंदर। अब इन्हें समझने के लिए पूरा पीपीटी आपका इंतजार कर रहा है, कहो यस तो उंगली मार के इसको, स्लाइड को आगे बढ़ाकर आगे ले चलते हैं क्लास को, जल्दी बताओ। अब आप लोगों को एक चीज तो पता चल, अच्छा ये ना, ये इंग्लिश मत पढ़ो, मैं खुद ही समझा देता हूं, मत पढ़ो, टेंशन मत लो, इसके बारे में टेंशन मत लो, मैं खुद बता देता हूं, ध्यान रखना। प्रेपोजिशन जो होती है वो दो शब्दों से मिलकर बनी है, प्री, ध्यान देखो, प्री और पोजीशन, मतलब ये वो लिखा है जो अभी मैंने बताया है, बस वो लिखा है, इंग्लिश में लिखा है बस। प्री और पोजीशन से मिलकर प्रेपोजिशन बना है, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, इज अ वर्ड, ये एक शब्द है, प्रेपोजिशन एक शब्द है ना, देखो एक शब्द है दैट इज प्लेस्ड
जो रखा जाता है कहां पर, किसी नाउन से पहले, बिफोर मतलब नाउन, बिफोर अ नाउन, एक नाउन से पहले, और का मतलब होता है या एक प्रोनाउन से पहले। तो प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशन एक वर्ड है, इज अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, और जेरेंड भी होता है, ठीक है। आगे देखो, इट शोज, ये दिखाता है, द रिलेशन, रिश्ता, ऑफ दैट नाउन और प्रोनाउन, इस नाउन और प्रोनाउन का रिश्ता दिखाता है, किससे, सब्जेक्ट से, किससे, विद सम अदर वर्ड। सम अदर वर्ड क्यों बोला है, सब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, मम्मी पापा किताब, क्या पता आप एसी की बात कर रहे हो तो एसी, क्या पता आप बात कर लो किसी हवा की, भूत की, तो गॉस्ट, कुछ भी हो सकता है, वर्ड कैन बी एनीथिंग। तो यहां पर हमने सब्जेक्ट नहीं लिखा, यहां पे लिखा है विथ सम अदर वर्ड्स, किसी शब्द के साथ रिश्ता बताएगा ये नाउन या प्रोनाउन का, ठीक है। अब जितने भी प्रेपोजिशन में वर्ड्स हैं, मतलब जितने भी प्रेपोजिशन के अंदर वर्ड्स हैं, ऑन, इन, टू, फॉर, फ्रॉम, बिफोर, आफ्टर, अमंग, बिलो, अंडर, अंडरनेथ, ये जितने भी वर्ड्स हैं, मतलब जितने बोलूं कम है, इतने वर्ड्स हैं, इनको 3 भागों में बांटा हुआ है, इसलिए बोला हुआ है टाइप ऑफ प्रेपोजिशन। मतलब कितने टाइप हैं इसके, कितने प्रकार हैं। एक होता है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, जो समय के लिए लगते हैं। एक होता है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, जो जगह के लिए लगते हैं। एक होता है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, वो डायरेक्शन के लिए लगते हैं। तो प्रेपोजिशन को 3 भागों में बांटा है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्लेस एंड डायरेक्शन। बट आज की जो क्लास है वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर जरा इस चार्ट को ध्यान से देखो, और इस चार्ट में क्या लिखा है वो मैं आपको समझाता हूं, देखो ध्यान से। सबसे पहले प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में अब देखेंगे। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के अंदर 2 वर्ड यूज होते हैं, एक सिंस का यूज होता है और एक यूज होता है हमारा फॉर का। बट what is the difference, how will you come to know that in your sentence you are using what, क्या यूज कर रहे हो आप, since यूज कर रहे हो और आप for यूज कर रहे हो। सो यहां पर आपको एक कंफ्यूजन अगर होती है, क्योंकि there are so many students who keep on making mistakes while making sentences after using these two words, कि यहां पर since आएगा या for आएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़े ध्यान से सुनना। देखो ध्यान से सुनो, सिंस का यूज होता है समय के बिंद से, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं सिंस का। और फॉर का यूज हम करते हैं समय की अवधि यानी कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए। क्या, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इसका यूज करते हैं, किसका, फॉर का यूज। बट ये आपको कैसे समझ में आएगा, ठीक है, इसके लिए मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया, एंड दिस चार्ट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, ठीक है। ध्यान से देखो, यहां पर बजे, इस पॉइंट पे बजे 2 PM, ठीक है, कितने बजे, 2, ये एक समय का बिंद है कि 2 बजे। उसके बाद टाइम जो है ये बजा 4 PM, 2 बजे यहां और 4 बजे इस बिंदी पे। अब ये जो 4 बजे, ये 4 PM क्या है, ये भी एक पॉइंट है। देखो इस रास्ते का एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। आप कोई भी रस्सी, नाड़ा, कुछ भी उठा लो, उसके 2 ही सिरे हैं। आप अपने पजामे का नाड़ा निकाल लो, उसके 2 ही सिरे हैं, वो ही बांधते हो आप, तीसरा नहीं मिलेगा। तीसरा मिला तो कोई और खोल के निकल जाएगा, वो 2 ही होंगे, ठीक है। अब सुनो क्या होता है, 2 सिरे, जो दोनों सिरे का जो कोना होगा वो कोना सिंस लेके चला जाएगा, ध्यान रखना। अब तुम्हें अब समझ में आएगा, ठीक है। यानी कि तुम्हारे नाड़े के जो 2 कोने हैं ना, वो तो सिंस लेके चला जाएगा, और दोनों कोने के बीच में जितना भी बचा हुआ नाड़ा है वो फॉर लेके चला जाएगा। अब तुमने ये समझ लिया कि नाड़े का कोना सिंस और बीच में बैठा है फोर। अब तुम्हें और अच्छा समझ में आएगा, अब ध्यान से सुनो। बताओ ये 2 के बाद, 2 बजने के बाद सीधा 4 बज गए होंगे। सोचो, 2 बजने के बाद सीधा 4 बज गए, 2 4, मम्मी कितना टाइम हो रहा है, मम्मी 2 बज रहे हैं, होए मम्मी 4 बज गए, बीच में कुछ नहीं हुआ होगा। बीच के 2 घंटे कहां है। अब सुनो ध्यान से, बीच में क्या क्या आया। सबसे पहले कुछ सेकंड्स आए, मतलब कुछ सेकंड्स आए, फिर कुछ मिनट्स भी आए होंगे, नहीं आए होंगे इस बीच में, और फिर कुछ घंटे भी आए होंगे। कितने घंटे आए, 2 घंटे आए। 2 से 4 बजे के बीच में, 2 बजे क्लास शुरू हुई और 4 बजे क्लास खत्म हुई। कितने घंटे चली क्लास, 2 घंटे चली, इसमें सेकंड्स भी हैं,
सुई वो भी चली होगी टिक 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 टिक, और इसमें मिनट वाली भी चली होगी। तो ध्यान रखो, जब भी सेकंड्स, मिनट और आवर्स की बात हो, किसकी, आवर्स की, भाई साहब फॉर लगाना। इसीलिए इसीलिए यहां पर देखो क्या लिखा है, वह 2 घंटे से खेल रही है, ये इस वाले 2 घंटे से खेल रही है, इसीलिए यहां पर आया शी हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अब यहां पे देखो, वह 2 बजे से खेल रहा है, 2 बजे कौन से, इस पॉइंट की बात हो रही है, इसीलिए शी हैज बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर, और ये अब आपको पता चल जाएगा कैसे इसका यूज होता है। ठीक है, ये बेस्ट टू बेस्ट एग्जांपल्स मैं आपको देके दे रहा हूं। कह रहे हैं अब सिंस का यूज किसी बीते समय से, किसी बीते समय से तब यूज होता है, और फ्रॉम, क्योंकि भाई इन दोनों का ही मतलब से होता है। इस दिक्कत ये है, सिंस वाले सेंटेंस में भी से मिलेगा, फॉर वाले में भी से मिल जाएगा। अब ससुरा फ्रॉम का मतलब भी सही होता है, तो अब तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, ये फ्रॉम कहां आएगा। अब सुनो ध्यान से, सिंस तब लगाना जब किसी बीते समय से प्रेजेंट की बात हो रही हो, किसी बीते समय से आ रहा हो, कोई बात बीते समय से आ रही हो और प्रेजेंट में आके आपके सामने टिक जाए, तो सिंस। लेकिन आने वाले समय से के लिए फ्रॉम का यूज किया जाता है, जैसे वह सोमवार से खेलेगा। अब ये जो आएगा ना सोमवार, उसकी बात हो रही है। ऐसे में वह सोमवार से खेलेगी, शी विल प्ले, वह खेलेगी फ्रॉम मंडे। अब इस से के लिए, इस से के लिए अगर हिंदी निकालो तो से की कितनी हिंदी है, से का मतलब सिंस भी होता है, से का मतलब फॉर भी होता है, से का मतलब फ्रॉम भी होता है। अब जब कोई बच्चा से की इंग्लिश सीखता है तो उसे सिंस पता चलता है, फिर उसे फॉर पता चलता है, उसे फ्रॉम पता चलता है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम कि वो यहां पर जाके स्टक हो जाता है, एंड he got confused or he gets confused कि which word is to be used, कौन सा वर्ड यहां पे लगाना है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। और ऐसे में आपको जब ये पीपीटी समझ में आती है, ये वीडियो समझ में आती है, तब आपको पता चलता है नहीं नहीं नहीं, दिस इज द वे एंड आई हैव टू यूज दिस वर्ड हियर, कौन सा कहां लगाना है। सो इट विल मेक यू इजी, मेक यू टू टेक डिसीजन इजी। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर क्या आएगा, फॉर आएगा, सॉरी फ्रॉम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहां पे आने वाले फ्यूचर के समय की बात हो रही है, बट इसके अंदर मैं बोल रहा हूं वह सोमवार से खेल रही है, सोमवार से खेल रही है, सोमवार से खेल रही है, अभी खेल रही है, और खेल कब से रही है, सोमवार से, यानी बीते समय से। तो किसी बीते समय से चीज चलती हुई आती है, दैट इज कॉल्ड सिंस, उसे सिंस बोलते हैं। ठीक है, कम ऑन, आगे चलिए। ये जो आपने देखा, ये सिर्फ और सिर्फ अभी क्या था पता है, ये जो आपने अभी देखा, ये सिर्फ से की कहानी थी। से, हिंदी वाला से, हिंदी बोलते हो ना, से सुबह से, कल से, रात से, परसों से, सिर्फ से जो है ना हिंदी का, उसकी कहानी थी ये। आगे चलो, अब जो आया एट और आया इन। अब एट और इन के लिए, एट का मतलब होता है पर, ये आपको हिंदी बता रहा हूं मैं, और इनका मतलब होता है, इनका मतलब होता है में, ये आपको पता है। बट यहां पर इस वीडियो को देखने के बाद आप भौचक्के रह जाओगे कि यहां पर कैसे कैसे यूज है। अब ध्यान से देखो, एट का यूज हमेशा करेंगे फिक्स टाइम के लिए, क्या करेंगे, किसी फिक्स टाइम के लिए, और इनका यूज हमेशा करेंगे लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। लॉन्गर ड्यूरेशन मतलब लंबे समय अवधि के लिए, लंबी समय अवधि के लिए। जैसे देखो, अगर आपको बोलना है वह 8 बजे पहुंची, रूल है ग्रामर का, कभी भी आपको टाइम बताना है महाराज, टाइम से पहले एट आता है, रूल है ये, रूल रूल अपने खोपड़े में डाल लो इसको। ठीक है, वह 8 बजे पहुंची, आया टाइम, एट जरूर आएगा, बिना, आप ऐसे नहीं बोल सकते शी अराइव्ड 8 o'clock, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। शी अराइव्ड एट 8 o'clock। ठीक है, तो फिक्स टाइम है 8 बजे। ठीक है, यह एक फिक्स टाइम है, कितना, 8 बजे। अब जरा इसे देखो, वह सुबह पहुंची। अब ये सुबह कितनी बड़ी होती है पता है आपको, कुछ लोग 4 बजे उठ जाते हैं और कहते हैं मैं सुबह 4 बजे उठता हूं तड़के, कोई 6 बजे उठता है, कोई महाशय अमीर ज्यादा होते हैं, वो तो 11 बजे कहते हैं अरे यार आज कितना जल्दी उठा दिया मैंने, अब 11 ही बाज रहे, अभी तेने बेल बजा दी, वो उसे 11 बजे ही लग रहा है कि भाई साहब बहुत जल्दी उठा दिया मुझे। तो सुबह जो है वो थोड़ी बड़ी होती है, एएम चल रहा होता है, 12, जब तक 12 ना बज जाए तब तक एएम चलता है, 12 के बाद हो जाता है पीएम। ठीक है, वो पोस्ट मेरिडियन स्टार्ट हो जाता है, उससे पहले क्या होता है, एंटी मेरिडियन होता है, तो एएम चल रहा होता है। तो यहां पर ये जो मॉर्निंग है ये क्या है, ये एक लॉन्गर ड्यूरेशन है, इसीलिए यहां पे लगता है शी अराइव्ड इन द मॉर्निंग। इसलिए बोलते हैं कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग क्यों बोलते हैं इन, अब पता चल रहा है इन क्यों बोलते हैं, क्योंकि मॉर्निंग लंबी होती है, ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन के लिए इन लगेगा, आप ये नहीं बोल सकते हैं आई वेक अप एट मॉर्निंग, दैट्स रॉन्ग। ठीक है,
शी अराइव्ड, वो पहुंची सुबह, इन द मॉर्निंग। अब देखो सुबह 4 बजे 5 बजे घंटों की होती है ये, 4-5 घंटे की होती है ये। क्या सुबह 4 बजे शुरू होती है, 8-9 बजे तक चलती है, तो 4-5 घंटे की हो गई। तो अवधि के लिए हमें क्या लगाना है, हमें इन लगाना है। ये फर्क है इन दोनों के अंदर। अब आपको पर और में ये नहीं देखना है, आपको ये देखना है बोल क्या रहे हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहां पर जो आपके सामने लिखा हुआ है दैट इज पार्ट्स ऑफ द डे, एक दिन के हिस्से कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। अब कई बच्चों को ऐसा बोलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एट लगाऊं या इन लगाऊं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ द डे, सॉरी सर प्लीज थोड़ा जल्दी कर दीजिए। अब कितनी जल्दी करूं, ये कॉन्सेप्ट कोई जल्दी वाला है, इसमें मेरे ख्याल से एक शादी भी हो जाएगी ना एक बच्चे की, तो एक कोर्स खत्म नहीं होगा, ये वाला टॉपिक खत्म नहीं होगा, कोर्स छोड़ो, एक टॉपिक खत्म नहीं होगा। इतना बड़ा ये प्रेपोजिशन, बहुत हाई लेवल का एक कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं छोटा ही लाया हूं क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए आपको सिर्फ बोलना ही तो सिखाना है, वो बोल लोगे आप, आगे जाके सीख लोगे। आगे देखो, एट लगता है फिक्स टाइम के लिए, आपको बताया था, और लंबे अवधि के लिए क्या लगाना है, के लिए इन लगाना है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हुई भोर। भोर एक पॉइंट पे होती है जिसे हम बोलते हैं डॉन, सनराइज, ठीक है, डे ब्रेक। तो डॉन, सनराइज और डे ब्रेक बोलते हैं, इनके लिए एट लगेगा। एट डॉन, एट सनराइज, एट डे ब्रेक। भोर होती है जो सुबह सुबह के 4 बजे सूरज वो बिल्कुल हल्का सा लालिमा लेके निकलता सुबह सुबह, उसको बोलते हैं, उसमें लगेगा एट, क्योंकि ये क्या है, ये एक पॉइंट है भोर, फिक्स टाइम। अब सुनो ध्यान से, जब सुबह का अंधेरा छट जाता है, यहां पर जब सुबेरे का, सुबह का अंधेरा छट जाता है, तब आपकी मॉर्निंग शुरू हो जाती है, और मॉर्निंग होती है लंबी, इसलिए मॉर्निंग के लिए आपको लगाना है इन। आगे चलो, दोपहर ठीक 12 बजे से नून हो जाता है, और जैसे ही ठीक 12 बजते हैं तब आप नून यानी कि दोपहर के लिए लगाते हो एट। आगे सुनो, 12 से लेकर 4 बजे का जो समय होता है वो होता है आपका क्या, आफ्टरनून। और ये जो आफ्टरनून होता है ये लंबा होता है। देखो 12 बजे के बाद आपकी दोपहर शुरू हो जाती है और ये 4 बजे तक चलती है। इस आफ्टरनून के लिए, क्योंकि ये अवधि हो गई, तो यहां पे लगेगा इन। समझ आया, नून के लिए एट, मॉर्निंग के लिए इन, और आफ्टरनून के लिए इन लगाया जाता है। बात समझ में आई सभी बच्चों को, ठीक है। इस तरह से ये पूरे दिनचर्या बता दी मैंने, इसलिए ऐसे आपको एट इन लगाना है। अब देखो यहां तक तो आपने पढ़ लिया, राइट, यहां तक आपने पढ़ लिया। अब देखो जैसे ही इवनिंग हो जाती है, अब इवनिंग फिर लंबी हो जाती है, तो इवनिंग के लिए आपको इन लगाना है। अब जब शाम छट जाती है, बिल्कुल अंधेरा सा होने को लग जाता है, उसे बोलते हैं डस्क, सनसेट, जब सूरज डूब रहा होता है, या फिर ट्विलाइट। ऐसे के लिए इन तीनों वर्ड्स के लिए आपको एट लगाना है, एट ट्विलाइट, एट सनसेट, एट डस्क, ठीक है। आगे सुनो, नाइट के अंदर, नाइट कितने बजे होती है, 12 AM तक नाइट रहती है आपकी, कितने, 12 AM तक नाइट रहती है। अब देखो जनरल सेंस में एट लगता है, लेकिन पर्टिकुलर सेंस होगी तो इन लगेगा, ये मैं आपको आगे थोड़ा सा बताऊंगा डीप में, वीडियो का शूट करूंगा तब। और जो मिडनाइट होती है यानी कि आधी रात होती है जब, तो वहां पर आपको मिडनाइट के लिए एट लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, एट लगाना पड़ता है, वो एक पॉइंट होता है मिडनाइट का, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से आपको ये पूरा डे जो है इसे समझ में आएगा, इसको इस तरह से आप समझ लेना, देख देख के आपको पता चल जाएगा। आगे चलें, अब देखो, अब ध्यान से देखना, यहां पर, यहां पे क्या बता रखा है, यहां पर बता रखा है प्रेपोजिशन ऑन, जिसका मतलब आप पर समझ लेते हो, और एक होता है इन, और जिसका मतलब आप में समझ लेते हो, लेकिन यहां पर चीजों को ऐसे नहीं समझना है। अब ध्यान से देखो, फिल इन द ब्लैंक्स है, ये भरने हैं आपको, लेकिन यहां पर आप समझो, ऑन का यूज हमेशा डे और डेट से पहले होता है। क्या होता है, डे और डेट से पहले ऑन यूज होता है, लेकिन सीजन, मंथ, ईयर और वीक के लिए, हफ्ते के लिए आपको इन का यूज करना पड़ता है। जैसे मंडे, मंडे क्या है, एक दिन है, एक डे है, तो आप बोलेंगे ऑन मंडे। इसी तरह से देखो 12th ऑफ मार्च, यहां पर आप महीना भी है और डेट भी है, यहां पर क्या आना चाहिए, देखो यहां क्या है, यहां डेट भी है, यहां पे मंथ भी है, और यहां पे साल भी है, तो यहां पर आप लगाओगे क्या, ये तो आप मेरे को कमेंट करो जल्दी सारे बच्चे यहां बैठ के, ठीक है। इसीलिए दिसंबर, दिसंबर क्या है, दिसंबर एक मंथ है, मंथ आता है, तो आपको बोलना क्या पड़ेगा, इन दिसंबर। 2030 क्या है, एक ईयर है, ईयर है तो इन लगाओ यहां पर, इन 2030। यहां पे देखो डैश फरवरी मंथ, फरवरी क्या है, एक मंथ है, तो आप बोलेंगे इन फरवरी मंथ। इसी तरह से यहां पर बोलो विंटर्स, विंटर्स क्या है, सीजन है, सीजन है, तो फिर आप बोलेंगे यहां पर इन विंटर्स। तो यहां पर इस तरह से आपको ऑन का और इन का यूज करना होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
आगे देखिए, अब यहां पर हम यूज करेंगे एट का और ऑन का। एट और ऑन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से देखो। फेस्टिवल जिनका तारीख फिक्स होता है वहां पर एट किया जाता है यूज। फेस्टिवल जिनका तारीख फिक्स हो, होली है तो फिक्स, दिवाली है तो फिक्स, क्रिसमस है तो फिक्स, फिक्स है तो अगर, तो आप लगाओगे एट बोलते समय। लेकिन अगर ओकेजन वर्ड आ जाए बीच में, मतलब सेंटेंस सेम है, बीच में ओकेजन आ जाए, तब आपको ऑन लगाना पड़ता है, ध्यान रखना। जैसे देखो, ही विल कम, वह आएगा, एट होली या ऑन होली, कमेंट करो जल्दी से, क्या बोलोगे? ही विल कम, वह आएगा। मैंने क्या बोला? फेस्टिवल जिनका तारीख फिक्स हो, तो होली फिक्स डेट पे होती है, तो आप क्या बोलेंगे? एट होली, फिक्स हो गया, एट होली, ही विल कम एट होली, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहां पर होली के पहले ये ओकेजन वर्ड आया, ये वर्ड आ गया, बस इसी की वजह से यहां पर ऑन हो जाएगा, ये नहीं आएगा। तो बोलेंगे ही विल कम ऑन द ओकेजन ऑफ होली, होली के अवसर पर। ओकेजन मतलब क्या होता है? अवसर। होली के अवसर पर ही विल कम, वह आएगा। ही विल कम एट होली, वो होली पर आएगा, इसीलिए आप बोलते हैं ही विल कम एट दिवाली, वो दीपावली पे आएगा। और अगर आपने बोला ही विल कम ऑन द ओकेजन ऑफ, ऑन द ओकेजन ऑफ, और फिर आप बोलेंगे दिवाली या दीपावली। आगे देखो, फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे, विद इन और इन। देखो यहां पर इन है और यहां पर आप देखोगे विद इन है, ठीक है। अब यहां पर फर्क कैसे समझेंगे, ध्यान से देखो। मैं आपको अगर ये बोलता हूं, मैं आपको 2 दिन में मिलूंगा, तो मैं बोलूंगा मैं मिलूंगा, आई विल मीट यू, आई विल मीट यू इन 2 days। ध्यान से देखो, फर्क समझो। अगर मैंने बोला आई विल मीट यू, आई विल मीट यू इन 2 days, अगर मैंने आपको ये बोला मैं आपको 2 दिन में मिलूंगा, आई विल मीट यू इन 2 days, यहां पर इस इनका मतलब पता है क्या हो गया है? इसका मतलब ये हो गया है कि पूरे 2 दिन हो जाने के बाद ही मिलूंगा मैं आपको, अब बीच में का कोई चांस नहीं है। आई विल मीट यू इन 2 days, अब 2 दिन के बाद ही मैं आपको मिलूंगा और क्लास होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोल देता हूं आई विल मीट यू विद इन, और मैंने ये वर्ड बोला, प्रेपोजिशन विद इन लगाया, विद इन 2 days, अगर ये बोला तो इसका मतलब ये है कि 2 दिन के अंदर ही अंदर मैं आपसे मिलूंगा। अब हो सकता है 1 घंटे बाद आपके पास आ जाऊं, या 1 दिन बाद आ जाऊं, या 1.5 दिन में आ जाऊं, या दूसरे दिन के पहले घंटे में आ जाऊं, सुबह सुबह उठ के, दूसरा दिन ही पूरा ना होने दूं, बीच में ही कभी कभी आऊंगा। और हिंदी सेम ही है, मैं आपको 2 दिन में मिलूंगा। अब आप समझ रहे हो कि कितना बड़ा फर्क है बोलते समय। इसीलिए इंग्लिश के अंदर preposition plays an important role in English language because it describes the relationship between the subject and the object। बहुत बड़ा रिश्ता होता है, कैसे बनता है ये बताता है preposition। सेंटेंस सेम, हिंदी सेम, बट इन और विद इन का जैसे यूज करा तो मायने बदल गए, ठीक है। आगे देखो, ही विल रिटर्न द बुक, वो किताब लौटाएगा, विद इन 2 days, यानी कि 2 दिन से पहले पहले लौटाएगा। लेकिन अगर बोला ही विल रिटर्न द बुक इन 2 days, यानी कि जब 2 दिन बीत जाएंगे तब लौटाएगा वो, पहले भूल जा, क्योंकि इन लगा दिया उसने। तो यहां पर इन और विद इन दोनों का मतलब क्या है? में। क्या मतलब था दोनों का? दोनों का मतलब में, इसका मतलब भी में और इसका मतलब भी में, लेकिन लगा कैसे आप देख लो, अब देख लो ध्यान से, ठीक है। आगे देखो, अब हमारे पास टॉपिक है ड्यूरिंग, ड्यूरिंग एंड वाइल। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, और वाइल का मतलब भी होता है के दौरान, बट कब लगाओगे ड्यूरिंग और कब लगाओगे वाइल, दैट्स द क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, दैट्स द क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, ठीक है। अब देखो, अगर आपको इवेंट या ओकेजन बताना है तो ड्यूरिंग का यूज किया जाएगा, बट इन केस ऑफ एक्शन और एक्टिविटी यूज वाइल। मैं आपको अलग वे में समझाता हूं, ध्यान से देखो। लिखा है वी एंजॉय ड्यूरिंग द जर्नी, भाई हम दोनों घूमने जा रहे हैं। तू जो फिल्म देख रहा है, वीडियो देख रहा है मेरी, और हम दोनों, मैंने कहा चलो एक क्या नाम उठा लेते कोई, चल भाई शुभम उठा लिया, यशिका उठा लिया, मैंने कहा चल भाई शुभम एक काम कर, चल घूमने चलते दोनों। अब हम दोनों जो घूमने जा रहे हैं,
बस में बैठ के या फिर अपने प्राइवेट जेट में बैठ के जा रहे हैं, तो वो या तो कोई ओकेजन है या इवेंट है। क्या है वो? कोई ओकेजन है, कोई ओकेजन, कोई अवसर है, या कोई इवेंट है, कोई घटना है? नहीं। क्या है वो भाई एक एक्शन है ना, ये एक्टिविटी है। क्या है वो? कोई एक्शन है, एक्टिविटी है, इवेंट है या ओकेजन है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि जिस चीज की बात हो रही है वो एक्शन है, ओकेजन है, इवेंट है, क्या है, तब तक आप ड्यूरिंग और वाइल को लगा नहीं सकते। वैसे बताऊं, वाइल का यूज होता है एक लंबे समय अवधि के लिए, और ड्यूरिंग का यूज होता है एक एक किसी घटना के दौरान का, किसी ओकेजन, अवसर के दौरान का। जैसे मैंने बोला वी एंजॉय ड्यूरिंग द जर्नी। मैंने क्या बोला? वी एंजॉय ड्यूरिंग द जर्नी, मतलब जर्नी के दौरान। जर्नी क्या है? एक जर्नी जो हम गए और हम आ गए, तो वो हमारी एक जर्नी बनी, जो यात्रा थी हमारी। उस यात्रा को के दौरान, यात्रा के दौरान हमने बोला ड्यूरिंग, क्योंकि ये जर्नी जो है ये एक इवेंट है। इसका एक टाइम फिक्स किया गया था कि राकेश यार एक काम करते हैं, चले मंडे को शिमला घूम के आते हैं दोनों, सोमवार को निकलते हैं। तो एक फिक्स हो गया कितने बजे निकलेगा, एक काम करते हैं 6 बजे निकल लेंगे यहाँ से। ये एक पॉइंट फिक्स कर दिया हमने, तो ये इवेंट बन जाते हैं, ओकेजन्स बन जाते हैं। हमने यहाँ पे ड्यूरिंग का यूज किया। आगे देखो, ऑल वर प्रेजेंट, सब मौजूद थे, सब प्रेजेंट थे, सब मौजूद थे। कहां पर? ड्यूरिंग द स्पीच। एक भाषण चल रहा था, मैंने बोला सारे ही थे वहां भाषण में, तो मैंने बोला ऑल वर प्रेजेंट ड्यूरिंग द स्पीच। उस स्पीच के दौरान सारे थे, तो मैंने बोला स्पीच के दौरान, जर्नी के दौरान। आगे देखो, अब सुनो आगे। शी फेल डाउन, शी फेल डाउन, वो फिसल गई या वो गिर गई, वो गिर गई while वॉकिंग। अब ये जो वॉकिंग वर्ड है ना, ध्यान से देखो, ये वॉकिंग जो है, वॉक वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। किसमें लगी हुई है? वर्ब में आईएनजी लगी हुई है। एक्शन हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है। एक्शन और एक्टिविटी क्या होता है? एक्शन मैंने क्या बोला था? नो एक्शन क्या होता है? जिसमें कोई क्रिया ना हो। एक्शन क्या होता है? जिसमें क्रिया हो। तो यहां पर गिरने की क्रिया, वॉक चलने की क्रिया हो रही थी, चलने की क्रिया के दौरान वो गिर गई, तो यहां पर कोई क्रिया हो रही थी, एक्शन हो रहा था, इसलिए लगेगा वाइल। आगे देखो, आई गॉट लेट, मैं लेट हो गया, मैं लेट हो गया। वाइल गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने के दौरान मैं लेट हो गया। तो गोइंग का आया, गोइंग क्रिया आ गई, एक्शन आ गया, एक्शन आया, तो वाइल का यूज हो गया। इस तरह से के दौरान को अगर इंग्लिश में लगाना है तो चेक कर लेना, इवेंट या ओकेजन है तो ड्यूरिंग लगाना। लेकिन अगर कोई वर्ब में आईएनजी लगी हो, क्रिया एक्टिविटी दे रखी हो, तब आपको वहां पर वाइल का यूज सेंटेंस के अंदर एज इट इज कर देना है। दैट्स इट। आगे चलो, अब आ गया हमारा टिल और अनटिल। और ये टिल और अनटिल क्या है? ये दोनों ही प्रेपोजिशन है। टिल भी प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है तक, और अनटिल भी एक प्रेपोजिशन होता है जिसका मतलब होता है तक या जब तक। ठीक है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? प्रेपोजिशन और कंजंक्शन। और यहां पे क्या लिखा है? प्रेपोजिशन और कंजंक्शन। नोट, दोनों एक दूसरे की जगह लग सकते हैं, क्योंकि ये प्रेपोजिशन और कंजंक्शन दोनों है। कंजंक्शन कौन होते हैं? कंजंक्शंस होते हैं वो जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेंगे कंजंक्शन होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई। और प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन होता है जो कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन बताने का काम करता है। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगा, टिल ही कम्स, उसके आने तक, उसके आने तक, ही कम्स, उसके आने तक मैं इंतजार करूंगा। यहां पर ये टिल क्या है? क्या ये प्रेपोजिशन है? नहीं। यहां पर इसने क्या यूज करा? आई विल वेट टिल ही कम्स, यहां पर कंजंक्शन का यूज किया गया है। अब एक बात समझ लो, कैसे पता लगाओगे ये कंजंक्शन है, कैसे पता लगाओगे? अगर टिल एक प्रेपोजिशन है तो हमारी शर्त क्या है? हमारी शर्त है प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन होगा, ठीक है, और या फिर कोई प्रोनाउन होगा। ठीक है, या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा। अब यहां पे देखना जरा क्या लगा टिल के बाद, ये क्या है ये, और ये क्या है ये वर्ब लगी हुई है यहां पर। तो प्रेपोजिशन के बाद कोई वर्ब आएगी ये बोला हुआ है? नहीं, नाउन या प्रोनाउन चाहिए। इसलिए ये जो टिल है ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का। मतलब एक ही है बट दो जगह यूज हो रहा है, आगे दो तरीके से यूज हो रहा है। अब यहां देखो, आई विल वेट टिल मंडे। मंडे क्या है? मंडे क्या है? सोमवार। और सोमवार किसका नाम है? सोमवार मंडे का नाम है। मतलब जो संडे के बाद आता है उसे मंडे बोलते हैं। प्यार क्या है? प्यार दिखाओ, प्यार कहां है? दिखाई दे रहा है कहीं पे प्यार? बट एक चीज का नाम है प्यार, है ना। इस प्यार को क्या बोलते हैं? नाउन नहीं ये प्यार, ध्यान रखना। कुछ ऐसी चीजें जो दिखती नहीं है। आत्मा कभी देखिए, छुइए आत्मा को कभी,
लेकिन आत्मा को इंग्लिश में कुछ नाम से बोलते हो, आप क्या बोलते हो? सोल। ये नाउन है, इसीलिए यहां पर ये जो मंडे है ये एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि या तो ये नाउन, प्रोनाउन तो नहीं है, ये नाउन है, एक नाउन है, टिल के बाद आया, यहां पर ये टिल क्या है? प्रेपोजिशन है। आई विल वेट, मैं मंडे तक इंतजार करूंगा, ये लिखा हुआ है, मैं मंडे तक इंतजार करूंगा। अब आगे देखो, अंटिल ही कम्स, जब तक वो नहीं आता, अंटिल ही कम्स, जब तक वो नहीं आता है, आई विल नॉट गो टू चर्च, मैं चर्च नहीं जाऊंगा। अब यहां पर ये अंटिल लगा है, ये अंटिल तो प्रेपोजिशन भी होता है, कंजंक्शन भी होता है। अंटिल के बाद क्या लगा है? ही लगा है, कम्स लगा है, यानी कि ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये क्या है? कंजंक्शन है। ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, जब तक अंटिल ही कम्स, जब तक वह नहीं आता, आई विल नॉट गो टू चर्च, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, दो वर्ड, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो कंजंक्शन है। अब इसे देखो, आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगा, अंटिल मंडे, मंडे तक इंतजार करूंगा। ध्यान रखना, और ये दोनों अपनी जगह बदल सकते हैं, जहां पर टिल लग रहा है वहां अंटिल आ सकता है, जहां अंटिल लग रहा है वहां टिल आ सकता है, दोनों अपनी जगह बदल लेते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि दोनों का मतलब सेम होता है। और यहां अंटिल के बाद मंडे है, तो ये एक प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं, टिल। अब यहां पर ध्यान से देखो, हमारा एक प्रेपोजिशन है बाय। बच्चों में बड़ी कंफ्यूजन होती है कि इस बाय का यूज कैसे किया जाए किसी सेंटेंस के अंदर, काफी कंफ्यूजिंग है ये वर्ड बाय। देखो, सबसे पहली चीज, बाय एक टाइम के लिए आता है, बाय एक टाइम के लिए आता है। कैसे? इसका मतलब यहां पर होता है तक, जैसे आई विल कम, मैं आऊंगा मंडे तक, आई विल कम 2030 तक, आई विल कम शाम तक, बाय इवनिंग। ये तीनों पॉइंट ऑफ टाइम है, मंडे एक पॉइंट ऑफ टाइम है, 2030, और इवनिंग शाम तक, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम क्लियर हो गया। अब आगे देखो, ये एक डूअर के लिए आता है, डूअर मतलब जो करता है, करता, करने वाला, जैसे के द्वारा, इसकी हिंदी यहां पर हो जाती है के द्वारा, जैसे दिस इज डन, ये किया जाता है बाय हिम, उसके द्वारा। ठीक है, यहां पर बाय का यूज इस तरह से किया जा रहा है। अब एक और होता है हमारा बेसाइड। बेसाइड मतलब क्या होता है? बगल में। क्या होता है? बगल में। यहां पे भी बाय का यूज होता है। मैंने बोला शी इज सिटिंग, शी इज सिटिंग का मतलब है वो बैठी है। कौन? प्रियंका चोपड़ा। कौन? रवीना टंडन। कौन? बगल में। शी इज सिटिंग, वो बैठी है। अभी ज्यादा समझ आता है ना, तो मैं इसलिए नाम ले रहा हूं। शी इज सिटिंग, वो बैठी है। बाय मी, बाय मी का मतलब है मेरे बगल में बैठी है, इसीलिए यहां पर ये लगा है बाय मी, बगल में। तो बाय के कितने मतलब है? बाय टाइम के लिए भी लगेगा, बाय का यूज के द्वारा भी होता है, ये एक्टिव पैसिव के अंदर यूज होता है, और बेसाइड का मतलब, बेसाइड के सेंस में भी बाय का यूज होता है, जिसे हम बोलते हैं बगल में। थैंक यू वेरी मच, बाय, लव यू, गुड नाइट।